हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। कंप्यूटर के बेसिक एग्ज़ाम की क्विज़ हमारी चली हुई है। आज हम लेने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जो कि 226 से 275 तक रहने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं, आपको मिलेगा 15 सेकंड का टाइम अपना क्वेश्चन करने के लिए, जिससे में आप अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, अपने ऑप्शन में से जो आप दे सकते हैं देखकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल किसे कहते हैं। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट जो होता है वो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने का तरीका होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है। तो हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्लॉक स्पीड बताओ किस में मापी जाती है। कंप्यूटर में जो क्लॉक स्पीड होती है वो सीपीयू के ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर देता है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गीगाहर्ट्ज़ पूरा नाम क्या है। GHz का मैंने ही बता दिया। गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो GHz का पूरा नाम होता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, हमारा ए ऑप्शन जो है राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। पढ़िए, अपने ऑप्शन पढ़ो। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, कई सारे कार्य एक साथ करना, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोल दिया जाता है। तो जो डी ऑप्शन है हमारा, मल्टीपल टास्क एक साथ प्रोसेस करना। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, मल्टीपल टास्क को एक साथ में परफॉर्म करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। कंप्यूटर में बूट शब्द का क्या अर्थ है। कंप्यूटर में जो बूटिंग की जाती है उसका क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो या फिर स्टार्ट करना हो शुरू से ही, उसे बूटिंग बोल दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो अपना ऑप्शन राइट रहने वाला है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है, उसमें आपस में अंतर बताओ क्या होता है। देखो, कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को शुरू से ही स्टार्ट करना। जब कंप्यूटर हमारा बिल्कुल बंद हो चुका होता है, उसे उस टाइम पर कोल्ड बूट किया जाता है। ठीक है। और वार्म बूट क्या होता है, पहले से चलते कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है। तो वार्म बूट क्या होगा, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। और कोल्ड बूट क्या होगा, कंप्यूटर को शुरू से ही चलाना, कोल्ड बूट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पोस्ट का पूरा नाम बताओ क्या होता है। पोस्ट हमारा जो बूटिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है ना, उसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है, पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है यहाँ पर, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज किस काम आता है। मेल मर्ज का ऑप्शन किस लिए यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर। जो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको कई लोगों के नाम से बनाने के लिए मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। कई लोगों तक भेजना हो तो मेल मर्ज का एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। एक डॉक्यूमेंट को कई लोगों के नाम से बनाने में मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप में क्या अंतर होता है। तो एमएस एक्सेल के अंदर जब हमें डेटा सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तब एच लुकअप हॉरिजेंटली डेटा को सर्च करता है और वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली डेटा को सर्च करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस किस काम आता है। तो ट्रैक चेंजेस का क्या मतलब होता है। अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और पीछे से कोई उसमें बदलाव कर दे, तो हमें यह पता चलता है ट्रैक चेंजेस से कि उसने बदलाव क्या किए हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अपना इसके अंदर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव रिकॉर्ड करने में ट्रैक चेंजेस का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल जो होती है वो किस काम आती है। जो पाइवोट टेबल होती है ना हमारे एमएस एक्सेल के अंदर, वो डाटा की समरी और एनालाइज करने में उपयोग में लाई जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। ठीक है, डाटा की समरी और एनालाइज करने में हेल्प करती है पाइवोट टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड क्या होती है। तो मास्टर स्लाइड का क्या अर्थ है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। अगर हम एक स्लाइड के अंदर भी कुछ भी डेटा हम चेंज कर देते हैं, तो मास्टर स्लाइड के हिसाब से दूसरी स्लाइडों के ऊपर भी वही इफेक्ट लगेगा जो हमने पहली पर लगाया है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा।
सभी स्लाइड का कॉमन लेआउट और डिजाइन टेम्पलेट, यानी कि जो डिजाइन टेम्पलेट किए हुए होते हैं ना पहले से, वो सभी पर लागू हो जाते हैं। उसका मास्टर स्लाइड क्या करता है, सभी पर लागू कर देता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ बदलते हैं? जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड होते हैं ना हमारे, वो लेआउट के अंदर बदले जाते हैं, यानी कि पेज लेआउट टैब के अंदर होते हैं ये। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल में डॉलर साइन का मतलब क्या होता है? तो जो डॉलर साइन होता है ना, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर हम वहाँ पर डॉलर साइन लगा देते हैं कॉलम पर भी और रो पर भी, और कॉपी डेटा कर लिया जाता है और उसे दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे ना, तो वो सेल एड्रेस मतलब वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसके सेल के कंटेंट के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर बी ऑप्शन। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है, कॉपी करने पर भी सेल एड्रेस नहीं बदलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। HTML में फॉर्म डेटा सबमिट करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग में लाया जाता है? जैसे हम कभी अपने साइट पर फॉर्म भरते हैं, तब क्या होता है, फॉर्म में डेटा सबमिट करते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक तो गेट होता है और एक पोस्ट होता है। गेट पब्लिकली दिखाता है सभी को कि क्या ऑप्शन फिल किए जा रहे हैं, और पोस्ट उन्हें छिपा लेता है, और इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है पोस्ट की। तो गेट और पोस्ट हमारे यूज़ किए जाते हैं डेटा फॉर्म सबमिट करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CSS में कास्केडिंग का क्या अर्थ होता है? कास्केडिंग का क्या अर्थ होता है CSS में? इसका फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें सजाने के लिए, उनमें कई सारे इफ़ेक्ट लगाने के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसके अंदर। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम का एक ऑर्डर में अप्लाई होना कास्केडिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का क्या अर्थ होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है उसे हर एक डिवाइस पर सेम दिखाना। ये नहीं है कि दूसरे डिवाइस पर कुछ और दिखे और तीसरे डिवाइस पर कुछ और दिखाई दे। यानी कि जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग होती है ना, वो हमारी वेबसाइट को हर डिवाइस पर सही दिखाती है, यानी कि सेम तरीके से दिखाती है।
तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वेब को हर डिवाइस पर सही तरीके से दिखाना होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा .org डोमेन एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? जो .org एक्सटेंशन होता है हमारा डोमेन एक्सटेंशन, तो जो .org एक्सटेंशन होता है ना हमारा, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है, इसीलिए तो .org लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा? ऑप्शन राइट रहेगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org डोमेन एक्सटेंशन है जो वो उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेब होस्टिंग क्या होती है? तो जो वेब होस्टिंग होती है ना हमारी, वेबसाइट फाइल को इंटरनेट सर्वर पर स्टोर करने की सर्विस होती है, और वह सर्विस हमारे ग्राहक को दिखाने की भी होती है अपनी साइट जो हमारी वेब सर्वर पर अपलोड हुई है उसको। ठीक है। तो वेब होस्टिंग का क्या मतलब है? वेब फाइल को इंटरनेट सर्वर पर स्टोर करने की सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीआई का पूरा नाम बताओ क्या होता है? तो एपीआई का पूरा नाम क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अपना राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर? राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस ऑफिस से आ गया ये क्वेश्चन अब हमारे। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था वर्ल्ड में, वह कौन सा था? वह था यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर था हमारा, वो सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर माना गया है वर्ल्ड के अंदर। तो राइट ऑप्शन सी रहने वाला है हमारा यहाँ पे। कीबोर्ड का क्वेर्टी लेआउट क्यों बनाया गया था? जो QWERTY लिखते हैं ना हम, और जैसे AZERTY होता है, और जहाँ पर हमारी उंगलियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर क्या होता है? ASDFG होता है। इस तरीके से जो हमारा लेआउट है, हमारा क्वेर्टी लेआउट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कीबोर्ड के को। तो वो ऐसा क्यों बनाया गया था? तो ऐसा इसलिए बनाया गया था वो, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे होते हैं, कई हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ दबाने पड़ते हैं। कई वर्ड्स में ऐसा ऐसा होता है कि वो वर्ड्स एक साथ दबाने होते हैं, तो अलग अलग कर दिए, वो उनका फॉर्मेट अलग अलग बना दिया ताकि वो जाम ना हो सके एकदम दबाने से। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। कीबोर्ड का क्वेर्टी लेआउट क्यों बनाया गया? टाइपराइटर की को जैम होने से बचाने के लिए, ताकि एक साथ दो की न दब सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताओ।
तो जो पहला कंप्यूटर है इंडिया का जो इंस्टॉल हुआ था आईएसआई कोलकाता के अंदर। आईएसआई की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो होता है ना, वो कलकत्ता के अंदर था उस टाइम पे, और अब भी कलकत्ता के अंदर ही है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो था वहाँ पर ला कर रखा गया था। वो कंप्यूटर कहाँ से लेकर आए थे, वो हमारा कंप्यूटर ब्रिटेन से लेकर आए थे। उसका नाम क्या था, उसका नाम था HEC-2M। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो था 1955-56 के आसपास वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ये भी बताओ। तो जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया गया JL बेयर्ड के द्वारा। और जो यह यूज़ कब हुआ, कौन सी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ दूसरी जनरेशन के अंदर। यह किसको हटाकर लगाया गया, ये लगाया गया वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का मतलब वहाँ पर उपयोग होने लग गया कंप्यूटर के अंदर। तो 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। तो जो टिम बर्नर्स ली थे वो कौन थे, उन्होंने www का आविष्कार किया था। और HTML जो होता है, वर्ल्ड की पहली वेबसाइट थी HTML के रूप में, वो भी उन्होंने ही तैयार करी थी। ठीक है। बिल गेट्स कौन थे, बिल गेट्स जो है वो किसके मालिक हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट रहेगा। फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोला जाता है, विंटन सर्फ को, क्योंकि इन्होंने TCP/IP का आविष्कार किया था, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, उसका आविष्कार किसने किया था, विंटन सर्फ ने आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो क्या होती है। तो जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है हमारी, वो CPU को प्रोसेसेस के बीच अलोकेट करने का तरीका होती है कि CPU को कितनी सारी प्रोसेस कितने समय के लिए दी जाए। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, CPU को प्रोसेस के बीच एलोकेट करने का तरीका होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेडलॉक किसे बोलते हैं। तो डेडलॉक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे का इंतज़ार कर रही हों। जैसे कि 3 टर्मिनल है हमारे, दो ने रिक्वेस्ट भेज दी कि हमारे प्रोसेसर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाए, और तीसरा खाली बैठा रहे, तो वहाँ पर डेडलॉक का इस्तेमाल हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है वहाँ पर। यानी कि एक प्रोसेसर है जो वो तीसरे का इंतज़ार करता रहे, जब हमारा डेडलॉक हो जाएगा।
तो ये दो या दो से अधिक प्रोसेसेस का एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए रुक जाना डेडलॉक कहलाता है। पेजिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? तो पेजिंग क्या होता है? मेमोरी को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना। तो अब हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर? मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक के अंदर डिवाइड करना पेजिंग कहलाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। मल्टी थ्रेडिंग का क्या अर्थ है? तो जो मल्टी थ्रेडिंग होता है, किसी प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होना मल्टी थ्रेडिंग होता है। देखो, थ्रेड किसे बोला जाता है? जो हमारी प्रोसेस होती है उसका छोटे से छोटा भाग जो होता है वो थ्रेड बोला जाता है। और जो मल्टीपल थ्रेड बोल दिया जाता है ना जिसको, वो जो हमारा प्रोग्राम बन जाता है उसके मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होना मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है उसे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है यहाँ पर। कर्नेल किसे बोला जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। कर्नेल किसे कहते हैं? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है ना, कोर पार्ट यानी कि सेंट्रल पार्ट, उसे कर्नेल बोला जाता है। और बहुत सारे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के इसी के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर या फिर सेंट्रल पार्ट कर्नेल बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में डेटा के फ्लो होता है। कैसा होता है डेटा का फ्लो? देखो, तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं हमारे, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो सिंपलेक्स में कैसा होगा हमारा डेटा का फ्लो, वो कैसा होगा ये बताओ आप इनमें से जवाब दो देखकर। तो सिंपलेक्स के अंदर डेटा केवल एक ही दिशा में जाएगा और डुप्लेक्स के अंदर डेटा दोनों दिशाओं में जाएगा एक ही समय पर। और जो हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें डेटा एक बार में एक तरफ जाता है और दूसरी बार में दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही दिशा में डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपलेक्स मोड के अंदर। अब देखो, ये आ गया फुल डुप्लेक्स मोड वाला क्वेश्चन। तो फुल डुप्लेक्स में हम क्या, इसका उदाहरण बताओ कौन सा है? फुल डुप्लेक्स में हम डेटा को एक दोनों तरीके से प्रवाह कर सकते हैं, ले भी सकते हैं डेटा का प्रवाह और पहुंचा भी सकते हैं। तो जो टेलीफोन होता है हमारा, एक ही समय पर डेटा का प्रवाह होता है दोनों तरफ टेलीफोन के माध्यम से। जो रेडियो है अपना, इसके अंदर रेडियो का क्या ऑप्शन है, रेडियो का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? वो हमारा सिंपलेक्स का एग्जाम्पल है। टीवी रिमोट है, ये भी हमारा सिंपलेक्स मोड का एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी जो है हमारा यहाँ पर, ये वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट ऑप्शन टेलीफोन रहने वाला है यहाँ पर। बैंडविड्थ की यूनिट क्या होती है?
तो जो बैंडविड्थ की यूनिट होती है उसे बिट पर सेकंड में मापा जाता है। तो जैसे कि बिट पर सेकंड होता है ना, या फिर एमबी पर सेकंड भी बोल देते हैं, या जीबी पर सेकंड, ठीक है। तो बैंडविड्थ को बीपीएस में मापा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा किस रूप में ट्रांसफ़र होता है? तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है हमारा, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पहुंचाता है? नहीं। साउंड वेव में होता है? नहीं। क्या रेडियो वेव्स होती हैं उसके अंदर? नहीं। तो लाइट सिग्नल के द्वारा हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर सी रहने वाला है यहाँ पर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सिंगल का प्रकार क्या होता है? सिग्नल का क्या प्रकार होता है? तो जो सैटेलाइट होता है हमारा, सैटेलाइट के द्वारा हमारे पास सिग्नल कैसे आते हैं सैटेलाइट से? क्या लाइट के सिग्नल होते हैं वो? नहीं। क्या साउंड वेव के सिग्नल होते हैं? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वायर सिग्नल होते हैं? वायर तो बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पर। तो माइक्रोवेव और रेडियो सिग्नल होते हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। की लॉगर क्या कार्य करता है? की लॉगर मैं आपको बता दूं, एक हैकर टाइप का बंदा होता है। वो क्या करता है? तो जो यूज़र की कीबोर्ड इनपुट रिकॉर्ड करता है, देखो की लॉगर का क्या कार्य करता है? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जो हम अपने कीबोर्ड पर हमारे पासवर्ड को भर रहे हैं, या फिर हमारे बैंकिंग के पासवर्ड जो होते हैं वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, और उन्हें की लॉगर क्या कार्य करता है? उन्हें चेक करता रहता है कि हम कौन कौन सी कीज़ दबा रहे हैं। तो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। यूज़र की कीबोर्ड इनपुट रिकॉर्ड करता है की लॉगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। DDoS अटैक का पूरा नाम क्या है? तो जो DDoS अटैक होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसे बोल दिया जाता है। तो यह है ऑप्शन राइट कौन सा रहेगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है? देखो, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? जैसे हम दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में, और बीच में कोई ना कोई हमारी बात सुनने लगे, अगर उसे बोला जाता है मैन इन द मिडल अटैक। जैसे हैकर दो या दो से यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। मैन इन द मिडल अटैक में हैकर दो यूज़र के बीच कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उदाहरण बताओ, इनमें से कौन सा है?
तो आप सभी को पता है आजकल बायोमेट्रिक बहुत चली हुई है। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट से हमारे पैसे निकलवाते हैं लोग, या फिर फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम होता है जिससे हमारे फ़ोन का लॉक खुलता है, ठीक है। तो उसे बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन बोल दिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड ब्राउज़र में क्या होता है? इनकॉग्निटो टैब होता है एक, वो ब्राउज़र के अंदर क्या कार्य करता है? तो इनकॉग्निटो टैब जो हमारे ब्राउज़र के अंदर हिस्ट्री सेव हो जाती है या फिर कुकीज़ सेव होते हैं उन्हें नहीं होने देता। अगर हम इनकॉग्निटो टैब ऑन कर देते हैं तो हिस्ट्री और कुकीज़ सेव नहीं होती। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है आ चुके हैं अब यहाँ पर। चैट जीपीटी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? ये क्वेश्चन आजकल की टेक्नोलॉजी पर आ चुके हैं ये। तो जो चैट जीपीटी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है, जो कि एक एआई मॉडल है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज का मतलब क्या है? चैट जीपीटी को बहुत सारी किताबें, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे टेक्स्ट का ज्ञान है, ठीक है। तो वहाँ पर उसे बोल दिया जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट क्या कार्य करता है? क्या होता है क्यूबिट? देखो, जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो या तो जीरो पर कार्य करता है या फिर एक पर कार्य करता है एक समय में, ठीक है। तो जो हमारा क्वांटम बिट कंप्यूटर होते हैं वो जीरो और एक दोनों को एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ कार्य करने में सक्षम होता है हमारा क्वांटम कंप्यूटर। तो हमारा राइट आंसर बी रहने वाला है यहाँ पर। क्वांटम बिट जो जीरो और एक दोनों एक साथ हों, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट का यही कार्य होता है, जीरो और बिट दोनों एक साथ कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो जो मोदी जी के द्वारा हमारे देश में डिजिटल इंडिया अभियान जो चला हुआ है वो 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो डिजिटल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ अपना? 2015 के अंदर। यूपीआई का पूरा नाम बताओ क्या है? तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि एक ही जगह पर सभी पेमेंट को लेना यूपीआई का कार्य होता है, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। साइबर सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट का क्या अर्थ होता है? तो जो जीरो ट्रस्ट होता है ना हमारा, वो होता है किसी पर भी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट नहीं करना होता। इसमें हर एक एक्सेस को वेरीफाई करना होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसके अंदर
राइट रहेगा। साइबर सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट का यही मतलब है कि किसी पर भी अपने आप विश्वास न करो। हर एक व्यक्ति को वेरीफाई करो, हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसे वेरीफाई करो। जो भी कार्य किया जाता है कंप्यूटर के अंदर उसे वेरीफाई करना ही जीरो ट्रस्ट के अंदर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है MS वर्ड के अंदर। ये तो नॉर्मल बात है सबके लिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना हमारी, वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा हमारी पूरी स्क्रीन बना दी जाती है। उसे क्या बोल दिया जाता है? उसे बोला जाता है पिक्सल। और जितने हमारे पिक्सल ज़्यादा होंगे ना कंप्यूटर स्क्रीन पर, उतना ही हमारी क्वालिटी स्क्रीन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। WAV फाइल किस प्रकार का फॉर्मेट है? जो WAV फाइल है ना, जो WAV फाइल फॉर्मेट है वो किस प्रकार की फ़ाइल के लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है WAV ऑडियो फाइल के लिए। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा डी रहने वाला है। विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट या करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है या फिर किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है तो हम कौन सी की दबाएंगे? Shift+Delete की हम दबाएंगे तो हमारा जो फोल्डर या फाइल होगी वो परमानेंटली कहाँ से डिलीट हो जाएगी? हमारे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी Shift+Delete दबाने से। ईमेल में सब्जेक्ट फील्ड किस काम आता है? जो सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं बताओ? सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है? ईमेल का मुख्य विषय लिखा जाता है कि किस बारे में हम अपनी ईमेल भेज रहे हैं, यानी कि किस टॉपिक पर लिखने वाले हैं हम अपनी ईमेल। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी यहाँ पर। फील्ड सब्जेक्ट का क्या मतलब है? ईमेल का मुख्य विषय टॉपिक लिखने के लिए फील्ड का यूज़ किया जाता है, विषय का, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइल फॉर्मेट चाहिए है ना, तो मेरे पास आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9996655846 पर। और ये जो क्वेश्चन है आप घर बैठे लगा सकते हो, मैं आपको ये फ़ाइल वहाँ पर सेंड कर दूँगा। तो भाग 5 लिख देना बेसिक हमारे क्वेश्चंस का वहाँ पर, तब मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी फ़ाइल आपको भेजनी है। और यहाँ से आप फिर से स्टार्ट करके भी अपने क्वेश्चन को की तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।